बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस एक्सरसाइज की बेसिक्स को हम पहले देखेंगे वो है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमने देखा कि 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट किस तरह से मालूम किया जाता है और उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का आ जाता है या उससे बड़ा आ जाता है, तो उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए। यानी अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उनको साफ बात है सॉल्व करने के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनती है वो 3x3 तक चली जाती है। तो उनमें फिर इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए और एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स के इन्वर्स को हल करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी है और फिर एडजॉइंट का होना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। माइनर ऑफ एलिमेंट से मुराद ये होता है, चूँकि हमारे पास जो तरीका मौजूद है डिटर्मिनेंट को लेने का वो तरीका है 2x2 का, जबकि हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाता है वो 3x3 का या उससे बड़े ऑर्डर का आ जाता है। तो माइनर से मुराद एक ऐसा तरीक़ाकार है जो हमारे गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देता है 2x2 के अंदर। इस तरीक़ाकार को हम कहते हैं माइनर। यानी कि माइनर एक ऐसा तरीक़ाकार है जो हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने में मदद फराहम करता है। तो किस तरह से इसको करते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। यानी हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ये कोई एलिमेंट है जिसके ज़रिए या जिसकी मदद से हम माइनर को फाइंड आउट करते हैं। आई जो है वो रो को जाहिर करता है और जे कॉलम को जाहिर करता है। इज़ डिनोटेड बाई एम आई जे, यानी कि ए आई जे जो एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्री है, जो मैट्रिक्स के अंदर एक नंबर है, उसके ज़रिए से जो माइनर फाइंड करेंगे उस माइनर का हम नाम रखेंगे एम आई जे। आई रो है और जे कॉलम है। दी डिटर्मिनेंट, वो एक डिटर्मिनेंट ही होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारा माइनर होता है वो रिड्यूस कर देता है हमारे गिवन जो मैट्रिक्स है उसको 2x2 के डिटर्मिनेंट के अंदर। तो वो क्या होगा, अगर 3x3 का है तो 3 में से एक रो कम हो जाएगी और 3 में से एक कॉलम कम हो जाएगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फ़र्ज़ करें कि हमने माइनर फाइंड करना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, यानी हमने माइनर फाइंड करना है इस एलिमेंट का। अब देखिए बड़ा आसान तरीका है माइनर फाइंड करने का कि इसके ज़रिए से किस तरह से करेंगे। तो वो एलिमेंट जिस जगह मौजूद है उस रो को हमने एलिमिनेट कर देना है। मैंने क्या कहा है कि जिस भी एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है वो जिस जगह पर मौजूद है, जिस प्लेस पर मौजूद है, जहाँ वो लिखा हुआ है, उस वाली रो को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है और उस कॉलम को भी एलिमिनेट कर देना है। बाकी देखें, एक ये एंट्री बच गई, एक ये एंट्री बच गई, एक ये एंट्री बच गई और एक ये एंट्री बच गई। अब हमारा जो 3x3 का मैट्रिक्स था वो रिड्यूस हो गया। किस में रिड्यूस हो गया, 2x2 में। अब देखें M12 यानी पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ के हमने नंबरों को लिखना है। तो पहली रो ख़त्म होगी और ये वाला कॉलम जिसमें वो एलिमेंट मौजूद था वो ख़त्म हो गया, तो बाकी नंबरों को हमने लिख देने। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनर आ जाएगा किस एलिमेंट का, A12 का, चूँकि यहाँ A12 है। इसी तरह हम किसी और एलिमेंट का भी माइनर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक अगली अहम चीज़ है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर एक तरह का फैक्टर होता है। अब देखिए हमारे पास
इतने हिस्से के ही डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे। तो को फैक्टर से सिंपल मुराद ये होती है, एक तो हमने माइनर को लिखना होता है इसमें, और एक ये साथ में साइन बताना होता है कि आया कि वो पॉजिटिव में आता है या वो नेगेटिव में आता है। द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई कैपिटल ए आई जे इज डिफाइंड बाय, यानी कि हमारे पास को फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो सिंबल आता है कि वो पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है। उसके बाद एम आई जे, यानी उसके साथ हम क्या लिख देते हैं, माइनर को लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमने फाइंड करना था को फैक्टर A12 का फाइंड करना था। अब देखिए -1 फॉर्मूले का वैसे आएगा, और जो यहाँ लिखा हुआ है 1 और 2, पहले 1 लिखेंगे प्लस करके 2 लिख देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से वही करेंगे कि पहली रो को छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे। बाकी जो एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ये वाला जो इतना हिस्सा है ये हमें बताएगा कि हमारा ये माइनर जो है, हमारा ये जो फैक्टर है, ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा ये बनता है नेगेटिव। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये नेगेटिव जवाब के अंदर आएगा। अब एक मिसाल से देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चूंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसको हम रिड्यूस करेंगे पहले 2/2 के अंदर। अब ज़रा गौर करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको इस रो के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इस कॉलम के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप डिटर्मिनेंट 3/3 का सॉल्व आउट करते हुए जिस मर्ज़ी रो का सहारा ले लें या जिस मर्ज़ी कॉलम का सहारा ले लें। मैंने क्या कहा है, अब फ़र्ज़ करते हैं कि हम इसको इस रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये कौन सी रो है, ये रो नंबर 1 है। इसी तरह आप कॉलम नंबर 1 से भी एक्सपेंड कर सकते थे। अब देखें हमें माइनर फाइंड करने पड़ेंगे। क्या, एक तो 1 का, एक 2 का और एक 3 का, और साथ में को फैक्टर भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप रो नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं, तो ये पहला नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट लगाएंगे, जहाँ वो नंबर मौजूद है वो रो भी छोड़ देंगे और वो कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी जो बचेगा वो इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। पहला हिस्सा पहली रो से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। दूसरे वाला ये जो नंबर है जो इसका हम फाइंड करेंगे को फैक्टर, तो वो नेगेटिव होगा। यानी पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला जो माइनस का निशान है ये फॉर्मूले का है, यानी पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा फिर पॉजिटिव। अब देखें ये -2 तो खुद ही माइनस में था, ये वैसे का वैसे। अब देखें ये वाला हिस्सा ख़त्म, दूसरा कॉलम ख़त्म हो गया और पहली रो ख़त्म हो गई। बाकी ये जो नंबर बच गए हैं ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। फिर अब इसकी बारी है, +3 लगाएंगे, तो ये वाला रो ख़त्म और ये जिस कॉलम में मौजूद है वो ख़त्म। बाकी ये वाले नंबर हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था वो रिड्यूस आउट हो गया हुआ है 2/2 में। तो देखिए 2/2 को तो हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ये 1 वैसे का वैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का होता है 2/2 के डिटर्मिनेंट में, और ये जवाब भी माइनस में आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 वैसे का वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, माइनस फार्मूले का तो ये -4 आ जाएगा। +3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, और फिर माइनस फार्मूले का तो ये -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करने से 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करने से हमारे पास 2 वैसे का वैसे, इनको करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करने से ये आ जाएगा। इस सब को सॉल्व आउट करेंगे तो 9 - 16 - 18 आ जाएगा। इन सब को सॉल्व करने से जो जवाब हमारे पास डिटर्मिनेंट का आएगा वो -25 आएगा। तो ये चूँकि डिटर्मिनेंट हमारा 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो इसे हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। कौन सा मैट्रिक्स निकल के आता है, नॉन सिंगुलर निकल के आता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारा लिखें, हम डायरेक्ट ये वाला हिस्सा भी कर सकते हैं। किस तरह, देखें ये 1 यहाँ लिख दिया, ये हिस्सा ख़त्म हो गया और ये हिस्सा ख़त्म हो गया। आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से -3 आता है और -3 फार्मूले का आएगा, तो डायरेक्ट भी आप ये वाला इतना हिस्सा लिख सकते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए 3/3 मैट्रिक्स को हमें ज़रूरी है कि हमें माइनर और को फैक्टर का इल्म होना चाहिए कि माइनर किस तरह से निकलता है और को फैक्टर किस तरह से हम निकलता है। इसके बाद
आगे देखें, आगे एक एग्जांपल थी कि हमने फाइंड करना है A11, A12 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है, A33, यानी ये कोफैक्टर हैं बुनियादी तौर पर। तो किस तरह से ये होंगे फाइंड? ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, A12 से मुराद है A12 यानी -1 फार्मूले का, और ये 1 और 2 ऊपर प्लस में लिख देंगे। तो इससे क्या मुराद है, हमने A12 पे जाना है, यानी पहली रो और दूसरे कॉलम पे जाना है। ये देखें, पहली रो और दूसरे कॉलम के ऊपर आना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये A12 बनेगा, ठीक है ना जी। अब ये वाला ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर रखें और ये हाथ यहाँ रखें, तो बाकी क्या बचेगा, -2, 1, 4 और 2 बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। इनको सॉल्व करने से -1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, माइनस फार्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी A12 का आंसर आएगा हमारे पास 8। इसी तरह A22 को अगर सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर इन दोनों को ऐड करेंगे। अब कहाँ जाना है हमने, अब दूसरी रो और दूसरे कॉलम के ऊपर जाना है। ये देखें, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये वाला हिस्सा आप ख़त्म करेंगे, ये वाला हिस्सा, बाकी क्या रह जाएगा, 1, 3, 4 और 2 रह जाएगा। तो ये यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करने से +1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। सॉल्व करने से आंसर -10 आ जाएगा। A32 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, तीसरी रो में जाना पड़ेगा और दूसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। तो ये तीसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास 1, 3, -2 और 1 बच जाएगा, वो यहाँ पुट कर देंगे। इनको सॉल्व आउट करने से -1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और फॉर्मूले का माइनस यहाँ आ गया। इसको सॉल्व आउट करने से जवाब -1 आएगा, वो -1 और 1 ये +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला है, कोफैक्टर निकला है A12 का, A22 का और A32 का निकला है। अब बड़ा ही ज़रूरी है इनको समझना, इनकी इस लेक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने काफ़ी सवालों को सॉल्व आउट करना है, और आगे चल के जितना भी ये चैप्टर है वो उनकी बुनियाद ये प्रॉपर्टीज़ बननी है। तो इनको आपने जहन नशीन करना है और अच्छे से देखना है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ वी हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A है, B है, वट एवर सो, तो याद रखें उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट ले लें, कोई जवाब के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स A, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी रो 1 की जगह पे रो 2 लिख दिया जाए और रो 2 की जगह रो 1 को लिख दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट का जो जवाब है वो माइनस में चला जाएगा। डिटर्मिनेंट का जवाब माइनस में चला जाएगा अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट आता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 रोज़ को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनस में आएगा और बाहर को हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2 कॉलम्स या 2 रोज़ एक जैसी आ जाएं, यानी 1, 1, 1 एक रो हो और दूसरी रो भी 1, 1, 1 हो, किसी जगह के ऊपर भी 2 रोज़ आपस में एक जैसी आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। चौथी प्रॉपर्टी ये है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ कॉलम और रो आर 0, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर तमाम रोज़ या तमाम कॉलम, कोई भी कॉलम और कोई भी रो 0, 0, 0 हो, एक रो 0, 0 हो या एक कॉलम 0, 0 हो, तो उसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि वो 0 के इक्वल है। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ कॉलम और रो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k, यानी कि अगर किसी कॉलम की एंट्रीज को किसी नंबर k के साथ मल्टीप्लाई कर दें या किसी रो की एंट्रीज को किसी k से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो फाइनल डिटर्मिनेंट होगा वो उसका जवाब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी नंबर से जिस नंबर के साथ हमने एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब अगली प्रॉपर्टी है
ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ टू टर्म्स, यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या एक कॉलम के अंदर दो एलिमेंट हों, वो आपस में ऐड हो रहे हों या आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हों, तो क्या करेंगे, हम उनको अलग-अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। इस तरह से फर्ज करें A11 और B11, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक A11 है और एक B, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इनको दो अलग-अलग डिटर्मिनेंट में लिखा जा सकता है। किस तरह? पहले तो आप ये सारी एंट्रीज़ को यहाँ लिखें, बाकी ये एंट्रीज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी। फिर ये वाली एंट्रीज़ को आप यहाँ लिखें और बाकी एंट्रीज सेम आ जाएंगी। इनका डिटर्मिनेंट और इनका डिटर्मिनेंट आसानी से फाइंड हो जाएगा। फिर उनको ऐड करेंगे तो इसका जवाब निकल आएगा। अगर यहाँ माइनस हो, सभी में माइनस हो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म, इस पे हम बात करेंगे कि ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है जिसके डायगोनल के अंदर ऊपर वाले जो नंबर हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों, उसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर, और अगर नीचे वाले सारे ज़ीरो हों तो वो अपर ट्रायंगुलर कहलाता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, वेदर वो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो क्या करते हैं, उसके जो डायगोनल है उन्हीं के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वही उसके डिटर्मिनेंट का जवाब होता है। इस पर हम बात करेंगे कि ये किस तरह से होता है। इसके बाद इन्वर्स को फाइंड करते हैं कि हमें इन्वर्स 3/3 का किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो याद रखें 3/3 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहली बात तो हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए और दूसरी बात है कि हमारे पास एडजॉइंट होना चाहिए। तो इसको ज़रा समझना है कि ये किस तरह से हम करेंगे। इन्वर्स का सबसे पहले तो फॉर्मूला हमें पता है कि 1 डिटर्मिनेंट होता है और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, आगे सवाल सॉल्व आउट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही तरीका जो अभी हमने पढ़ा है कि इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 से कर लें या C1 से कर लें, यानी रो 1 से कर लें या रो कॉलम 1 से कर लें। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ लिखे 1 है। तो अब बड़ा आसान है, मैं इस तरह करूँगा, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आता है, माइनस फॉर्मूले का तो ये +1 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये 0 है, ये 0 को यहाँ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, जैसा मैंने बताया था, पहला प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा। तो ये 0 यहाँ लिखेंगे तो ये देखें 0 वाला हिस्सा ये ख़त्म हो गया, बाकी 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0 से तो 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद है 2, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। ये देखें अब ये वाला हिस्सा रो ख़त्म होगी और कॉलम ख़त्म। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस फॉर्मूले का लिखेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 को -1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। तो चूंकि हमारे पास ये जो जवाब निकला है वो 0 नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, यानी इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वो किस तरह से हम करते हैं। इन्वर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है हमारे पास वो एडजॉइंट होना चाहिए। तो अब ज़रा आपने समझना है कि इसका एडजॉइंट किस तरह से लेंगे। याद रखें 3/3 का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कोफैक्टर्स होने चाहिए। किस तरह? ये पहला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी ये हम फाइंड करेंगे। ये क्या चीज़ है कि इसको रिड्यूस आउट करेंगे, किस में करेंगे रिड्यूस आउट, 2/2 में करेंगे तो हमारे पास आएगा। तो अब देखें इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जी A11 लिखेंगे। 1 1 से क्या मुराद है, पहली जो है रो आपने छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो नंबर बचेंगे वो हमने लिख दिए। 2 1 है, पहली रो छोड़ी और पहला कॉलम छोड़ा, 2 1 है और -1 और -1 है, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद अब देखें इस -1 की पावर है 2 तो ये +1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 आ गया, यानी A11 का जो आंसर है कोफैक्टर वो क्या निकला, 3 निकला। इसी तरह A12 करेंगे, A12 क्या है, पहली रो छोड़ देंगे और ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 1 1 आ जाए, ये लिख देंगे यहाँ पर। इसका जो जवाब है वो निकलेगा -1 में, इसका जवाब -1 में निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, यानी A12 का आंसर 1 आ गया। इसी तरह करेंगे A13
A13 से मुराद है कि पहली रो और तीसरा कॉलम, बाकी 0 2 1 और -1 बचेगा, वो यहाँ लिख देंगे। -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा, तो इसका जवाब निकलेगा +1। इसका जवाब क्या निकलेगा? A13 का जवाब निकलेगा +1 निकलेगा, क्योंकि -1 की पावर 4 आ जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, माइनस लगाएंगे तो इसका जवाब क्या निकलेगा? -2 निकलेगा। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे जी A21, यानी नीचे वाली रो की बारी आ गई। A21 ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये वाला हिस्सा ख़त्म। 0 2 -1 और 1 रह जाएगा। 0 2 1 और -1 रह जाएगा। 1 2 1 करेंगे, 0 2 -1 और 1, तो माइनस की 1 की पावर 3 है, तो इसका जवाब माइनस में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, क्योंकि फार्मूले का माइनस आएगा। ये माइनस और ये माइनस ये आ जाए। इसी तरह एक और मैं कर देता हूँ, रो 3 पे आ जाए। जब रो 3 पे आप आएंगे, रो 3 पे आएंगे तो क्या करेंगे? 3 1 करेंगे, A31 करेंगे। तो A31 करेंगे तो क्या निकलेगा? -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा ख़त्म और ये वाला हिस्सा ख़त्म। 0 2 2 1, 0 2 2 1। इसी तरह A32 करेंगे तो ये वाला हिस्सा ख़त्म और ये वाला हिस्सा ख़त्म। 1 2 0 1, तो क्या आ जाएगा 3 2 में? 1 2 0 1। इसी तरह 3 3 की बात करते हैं, ये 3 3, ये वाला हिस्सा ख़त्म और ये वाला हिस्सा ख़त्म। 1 0 0 2, 1 0 0 2। अब ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब इनको एडजॉइंट में लिखने का तरीका क्या होता है वो ज़रा देखें। फॉर्मूला लिखा हमने, 1/A का डिटर्मिनेंट वो -1 था, लिख दिया। आगे एडजॉइंट आता है। याद रखें, जो भी हमारे पास ये एंट्रीज आ गई हैं, इनको हम लिखेंगे उन्हीं जगहों के ऊपर। यानी A11 का आंसर 3 लिख दिया, 0 जो A12 का आंसर वो 1 लिख दिया, A13 का आंसर -2 था। ये सारे आंसर हमने पुट कर दिए इसके अंदर। ठीक हो गया। याद रखना है, एडजॉइंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट, उसका जो ट्रांसपोज लेते हैं। तो फाइनल हमारे पास एडजॉइंट उस वक्त आएगा जब ये सारी रो जो है इसको कॉलम की सूरत में लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो कॉलम में लिखा है, यानी ट्रांसपोज को अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है जी। अब -1 जो बाहर था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंट्रीज प्लस है वो माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस में है वो प्लस आ गई। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? A 1 निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।